हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैग्नेटिज्म में हम अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि चालक की विभिन्न कितनी अवस्थाएं हो सकती है। तो मूल रूप से चालक की 4 अवस्थाएं थी। पहला है कि स्ट्रेट वायर होगा, दूसरा है सर्कुलर लूप, तीसरा जो रहता है सोलेनोइडल या परिनालिका के रूप में, और चौथा होता है टोरॉइड के रूप में। टोरॉइड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में टोरॉइड के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि कोई भी जैसे स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर के कंडीशन पे आपको किस स्थिति को नॉर्थ पोल लेंगे और किस स्थिति को साउथ पोल लेंगे, ये वाली बात आएगी पहला। और दूसरा जो चीज है कि यदि सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप अर्थात वायर को जब हमने क्या कर दिया, गोलेकार अवस्था में ले लिया, तो उस वायर का एक हिस्सा जो रहता है, वायर का एक हिस्सा आपका नॉर्थ पोल को बताएगा, तो वायर का जो दूसरा हिस्सा होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, साउथ पोल को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल की गणना हम किस प्रकार से करते हैं, इसके ऊपर है। नॉर्थ और साउथ पोल की गणना के लिए क्या किया जाता है कि हमने क्या किया, 2 प्रकार के सर्कुलर लूप इस तरीके से यहां क्या किया, डिनोट किया, ये ऐसे हमने बना दिया। ये 2 सर्कुलर लूप है। अब इन दोनों सर्कुलर लूप पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से धारा का प्रवाह है। इसे भी हमने थोड़ा सा ऐसे मिटाकर क्या कर दिया, इसको धारा के प्रवाह को इस तरीके से बनाने के लिए निकाल दिया कि यहां से वायर से करंट फ्लो हो रहा है। एक में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है और यहां से करंट बाहर आ रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, राइट साइड वाले से करंट का एंट्री हो रहा है, लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, वो एग्जिट हो रहा है। ये दोनों चित्र को आप देखेंगे ध्यान से। इस पर करंट की दिशा कैसी है, जब यहां से कोई भी करंट इस तरीके से अंदर गई तो अंदर जाने के पश्चात करंट इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे पास में फ्लो हो रहा है। ये ऐसा, ये कौन सी दिशा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की सुई की दिशा। और इस पर जब करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे हो रहा है हम लोगों का, इस तरीके से करंट गया, यहां से ऐसे फ्लो होते होते आया और ऐसे नीचे चला गया। तो ये जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ हम लोगों का, दिस डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दिया है, जिसे हम वामावर्ती दिशा के नाम से जानते हैं हिंदी में। ये सुई की घड़ी की दिशा है, घड़ी की सुई की दिशा, और ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी की बात की हमने। अब जो भी वायर है वो उस वायर का अपना कोई ना कोई थिकनेस होगा, तो उस वायर के थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका एक हिस्सा जो है नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और एक हिस्सा उसके साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो किस प्रकार से नॉर्थ और साउथ को ये रिप्रेजेंट करता है, इसकी हम बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसे, जैसे मैंने ये उंगली ऐसे बनाया, उंगली को इस प्रकार से मैंने राउंड किया हुआ है, और जो राउंड किया है तो ये जो थिकनेस है, ये वायर के थिकनेस को बताया। तो इस वायर का ये हिस्सा हो सकता है नॉर्थ पोल को बताएगा, तो इसका सेकंड वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साउथ पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यही मेरे बताने का तात्पर्य है कि कोई भी वायर का एक तरफ जो होता है नॉर्थ होगा तो एक तरफ साउथ होगा, जब वो सर्कुलर लूप के फॉर्म पे होगा। तो अब आप इसको पता कैसे करेंगे कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। तो देखिए क्या होता है, नॉर्थ जो लिखा जाता है वो एन लेटर से लिखा जाता है इस प्रकार से, और साउथ जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, एस। इसको यदि यहां मैंने तीर का निशान ऐसे बना दिया, एस पर, ऊपर में तीर का निशान, नीचे में तीर का निशान, तो ये कैसे बताएगा कि ये तीर के निशान ये इस प्रकार से रोटेट होते होते जा रहा है, ऐसा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप फ्रंट से देखेंगे तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कौन से पोल की भांति व्यवहार करेगा, बिल्कुल आप इसको इस प्रकार से लिखिए, ये तीर का निशान दीजिए, और ये तीर का निशान देखिए आप इस प्रकार से जब आप ऐसे करके क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये बिल्कुल इस तरीके से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो इसमें कौन सा लेटर फ्रंट में आपको दिखाई दिया, एस लेटर। इट मीन्स ये किस पोल के जैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। अर्थात कोई भी धारावाही चालक है जो सर्कुलर लूप के फॉर्म पे है, तो उस लूप का ऊपरी हिस्सा यदि उसमें धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो इसका जो फ्रंट हिस्सा जो रहता है वो साउथ पोल होगा, तो उसका बैक साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल होगा। ये हो गया हम लोग का किस चीज के लिए, धारावाही चालक में इसके लिए। अर्थात ये यदि आपके पास
क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो किसको बताता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट साउथ पोल। मगर जब कभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसके जैसे दिखाई दे रहा है, एन, और इन दोनों में हम पुनः क्या बना देते हैं, तीर का निशान, याद रखने के लिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स साउथ जो वर्ड है वो एस से स्टार्ट होता है, लेटर एस फ्रॉम द टॉप, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन क्लॉकवाइज, अर्थात ये घड़ी की सुई की दिशा को रिप्रेजेंट करता है और लेटर बन रहा है एस, इसलिए ये फ्रंट जो रहता है वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा, तो इसके पीछे वाला हिस्सा नॉर्थ पोल हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसकी बात करते हैं तो इसका फ्रंट हिस्सा नॉर्थ पोल होगा, तो इसके पिछला हिस्सा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहां इन दोनों बातों को हमने अभी देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की गणना कैसे करते हैं। तो जैसे किसी सोलेनॉइड की आप बात कीजिए, ये सोलेनॉइड आपके पास ऐसे इस प्रकार से बन रहा है, ये सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में करंट ऐसे गया तो ये करंट इस तरीके से क्या होते जा रहा है, इसमें फ्लो होते जा रहा है, जस्ट लाइक दिस। ये ऐसे करके करंट गया, ऐसे फ्लो हुआ, फिर ऐसे फ्लो हुआ, फिर ऐसे फ्लो हुआ, फिर ऐसे फ्लो होकर इधर आ गया। अब आप देखेंगे इस सोलेनॉइड को जब इधर से फ्रंट से आप देखेंगे तो यहां जो करंट है वो इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये जो एरिया है, ये एरिया किसके जैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसे। तो इसका बैक साइड के एरिया किसके जैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसे। तो कोई भी एक सॉलिड में क्या रहता है, उसका एक सिरा हमेशा नॉर्थ पोल होगा और एक सिरा हमेशा क्या होगा, साउथ पोल होगा। और कौन सा सिरा नॉर्थ होगा, कौन सा सिरा साउथ होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है। आप सॉलिड को एक तरफ से देखिए और उसमें यह जज कीजिए कि इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है। करंट का डायरेक्शन, क्योंकि फ्लो होते हुए करंट को हम नहीं देख सकते कभी भी, मगर बैटरी के सप्लाई से हम जज कर सकते हैं कि किस प्रकार से करंट की दिशा है। यदि मैंने बैटरी को इस प्रकार से लगाई, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव लेकर इस तरीके से बनाया है, बैटरी को इस प्रकार से कनेक्ट किया है, अर्थात ये पॉजिटिव है तो यहां से करंट निकल कर जाएगा, तो ये इस सेक्शन पर ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही जाएगा, अर्थात ये फ्रंट सेक्शन आपका साउथ हुआ और बैक सेक्शन आपका क्या हो गया, नॉर्थ हुआ। मगर जब इसी को हमने इसको निगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, इस प्रकार से ये पॉजिटिव निगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होगा अर्थात इस तरफ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो पोलैरिटी क्या हो जाएंगे, उसकी चेंज हो जाएगी। तो एक जो चीज था कि किस प्रकार से आप किसी सर्कुलर लूप को देखकर ये बता पाएंगे कि वो नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव कर रहे हैं, साउथ पोल के जैसे, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके आधार पर हम इसे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब दो महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वो है कि जब किसी आवेश को हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तो उसमें क्या कोई बल लगता है, इसकी बात हो रही है। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम इस प्रकार से देखते हैं कि क्या किसी चालक को क्या किसी आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसमें कोई बल की अनुभूति होगी। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। लॉरेंज फोर्स परिभाषा यदि इसके लिखेंगे तो क्या होगा, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण आरोपित बल। अर्थात हमारे पास मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इस तरीके से, अर्थात ये नॉर्थ है और ये साउथ है। चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा इनके बारे में नहीं पढ़ा है अभी विद्युत चुंबक में, जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर बात करेंगे तब वहां इन चीजों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म के क्या क्या इफेक्ट है उनके ऊपर हम चर्चा करते हुए जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ एरिया है और ये साउथ पोल है। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है, या उसकी दिशा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक या पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन पर होती है, सिमिलर वे पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है हमेशा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। हम देखते हैं बीच में
किसी भी दिशा पर इस प्रकार से कोई आवेश है, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन को ना लेकर मैंने इसको क्या ले लिया, कोई भी एक आवेश Q ले लिया। अब ये Q आवेश है और ये Q आवेश इसमें इस तरीके से क्या होना चालू कर दिया, प्रवाहित होना चालू कर दिया। अर्थात Q मूवमेंट करते करते जा रहे हैं और बीच में उसको चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मिल गया। अब इस स्थिति में इस आवेश के ऊपर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या प्रभाव होगा। तो जो आवेश होता है, बात को ध्यान देंगे, कारण सहित आप ध्यान देंगे। आवेश का प्रवाह क्या बनाता है, धारा। धारा से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और यह चुंबकीय क्षेत्र जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आएगा, यह आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, अर्थात करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इस करंट आने के कारण इसके चारों ओर इस तरीके से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। चलिए मैं इस आवेश को क्या मानकर चलता हूं, ये आवेश जो है वो क्या है, Q है। आवेश की प्रवाह की दिशा ये है, तो करंट की प्रवाह की दिशा क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर होगी, जस्ट अपोजिट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट का फ्लो होता है। अब करंट इधर आ रहा है, अर्थात इस तरीके से, ये ऐसा करंट नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से रहेगा, इस प्रकार से होगा। अर्थात इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या होगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की मैं बात करूं तो अर्थात यहां से बाहर निकल रहे हैं और इस पॉइंट से वो क्या हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। बात को ध्यान देंगे, अर्थात उस आवेश के कारण, यहां उस आवेश के प्रवाह के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और यह चुंबकीय क्षेत्र इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आया, तो दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। और यह आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, यह एक प्रकार का बल होता है। तो यही जो बल इस आवेश के ऊपर लग रहा है, आवेश के ऊपर बल क्यों लगा, क्योंकि आवेश से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो पहले से मौजूद चुंबकीय क्षेत्र है उसके कांटेक्ट में आते ही उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र को अपने तरफ आकृष्ट करेगा या अपने से प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा। तो वो जो बल की मात्रा है, बल की मात्रा समानुपाती होती है किसके, आवेश की मात्रा के। बल की मात्रा समानुपाती होती है v इंटू साइन थीटा के, और आवेश की मात्रा समानुपाती होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अर्थात देखिए, आवेश की मात्रा इस दिशा में जा रहा है तो यही इसके वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, तो उसका साइन थीटा जो कंपोनेंट रहेगा वो थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को थीटा कहा जाता है। अर्थात आवेश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उनके मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो कोण क्या कहलाता है, हमारा थीटा कहलाता है। तो थीटा की जो बात है वो क्या है, वेलोसिटी और बी के मध्य बनने वाले कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस आवेश पर, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो बल की मात्रा तीन बातों पर निर्भर किया। पहला है आवेश की मात्रा, दूसरे है वेलोसिटी इनटू साइन थीटा, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र। तो ओवरऑल आप यदि देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स का वैल्यू प्रोपोर्शनल हुआ किसके, Q V साइन थीटा इंटू बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दिए तो इक्वल टू का साइन, इसके स्थान पर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया K,
क्योंकि जब जब समानुपाती चिन्ह हटता है तब उसके जगह पर एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है। और ये क्यों गुणा करना पड़ता है, ये फिजिक्स में हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब सिलेबस शुरू हुआ था तो हमने इसको देख लिया है। तो ये ये क्या हो गया, k इंटू क्यू वी, बी को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू क्या हो गया साइन थीटा। ये फोर्स का वैल्यू है, अर्थात बल का मान कितने के बराबर होता है, k इंटू क्यू वी बी साइन थीटा। एसआई सिस्टम पे क्या होता है, एसआई पद्धति में k का मान 1 होता है, अतः फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और इसी वी बी साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू वी क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म पे, वेक्टर अर्थात सदिश रूप में यदि आप लिखेंगे तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे कि ये जो चीज है ये किस बात को बता रहा है कि जब कोई आवेश किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए प्रवेश करे तो उस आवेश के ऊपर कोई न कोई बल लगता है, और इस बल को ही किस नाम से जाना जाता है, लॉरेंज फोर्स के नाम से या लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। जब यहां केवल चुंबकीय क्षेत्र मौजूद था तब तो इतना हुआ। इमेजिन कीजिए कि जब यहां पर विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित होता तो क्या होता, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति भी यदि हो तो उस स्थिति में ये जो फॉर्मूला जो हमें दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूले में एक छोटा सा क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ मौजूद हो तो उस स्थिति में ये बल का मान Q इंटू वी क्रॉस बी प्लस Q इंटू ई के बराबर हो जाएगा। अर्थात देखो, ये जो बल है ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण है और Q इंटू ई ये जो बल है ये विद्युत क्षेत्र के कारण है। तो उस सम्मिलित सूत्र को भी, ये जो सम्मिलित सूत्र जो बन रहा है, इस सम्मिलित सूत्र को भी लॉरेंज फोर्स के ही नाम से जाना जाता है। तो दोनों का एक ही अर्थ है, ये वह लॉरेंज बल है, वो लॉरेंज फोर्स है जब केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है। ये वो लॉरेंज बल है जब चुंबकीय के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की भी उपस्थिति है। तो यहां ये जो पॉइंट है ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और ये जो है ये विद्युत क्षेत्र के कारण हुआ, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये दो बातों को हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है और इनको हमें समझते हुए चलना है। तो हमने एक चीज तो देख लिया कि भाई इस पर बल तो लग रहा है, क्या इस सूत्र को और थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है? मतलब एक सिंपल सी बात है कि ये जो फॉर्मूला मिला अपने को क्यू वी बी साइन थीटा, क्या ये क्यू वी बी साइन थीटा में कोई चेंजेस हो सकता है? तो बिल्कुल उस फॉर्मूले पर चेंजेस हो सकता है, और जब उस फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे तब ये टॉपिक जो है लॉरेंज फोर्स जो है, इसमें मैंने लिखा था गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण आरोपित बल, तो ये बदल के हो जाएगा धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, ये हो जाएगा। कैसे हम इसको धारावाही चालक के लिए क्या करेंगे, चेंज करेंगे, धारावाही चालक के लिए इसको हम बदलेंगे। तो वही जो चीज है धारावाही चालक के लिए कुछ इस प्रकार से क्या होगा, इसमें बदलाव आ सकता है या बदलाव आ जाएगा, और वो बदलाव कुछ इस प्रकार से होगा कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। देखते जाइएगा, क्योंकि जो दूसरा जो सूत्र मैं निकाल रहा हूं उसको मैं बहुत ही साधारण तरीके से व्युत्पन्न करूंगा, वेरी इजीली मैं उसको डिराइव करूंगा। जब आप बुक में जाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा डेरिवेशन देखना पड़ेगा, तो बेवजह का कॉम्प्लेक्सिटी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम ये मान रहे थे
कि ये आवेश Q बस अकेले यहां से यहां क्या हो रहा है, मूवमेंट करते गया। मान लीजिए कि ये आवेश Q ना होकर ये चालक है। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया कि ये चालक है, और इस चालक में करंट क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जिसका हमने दिशा यहां पर ऐसे दिया हुआ है। अर्थात अभी आवेश बस अकेले फ्लो हो रहा था, अब आवेश फ्लो नहीं हो रहा है। हमने एक चालक रख दिया, यहां पर तार रख दिया, वायर रख दिया। अब उस वायर में उस आवेश को हम फ्लो करा रहे हैं। पहले की स्थिति में क्या था, आवेश जो है वो वायु में या खुले आसमान में क्या हो रहा था, मूवमेंट कर रहा था। अब की स्थिति में वही आवेश चालक में प्रवाहित हो रहा है। तो चालक में प्रवाहित हो रहा है तो सीधा सीधा क्या बना दिया, करंट हो गया। अब हम आवेश की गणना नहीं करेंगे यहां पर। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई को हमने क्या ले लिया, L ले लिया। अर्थात L लंबाई के चालक में आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में कोई समय लगेगा, तो उसकी गति कितनी हो जाएगी, दूरी बटा समय गति हो जाता है। तो यहां पर हम वही चीज करेंगे, Q को Q ही रहने दीजिए, वेलोसिटी को हमने बदल दिया दूरी बटा किसमें, समय में। अर्थात L लंबाई को पार करने के लिए कितना समय लग रहा है जी, T समय लगा। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है हम लोगों के पास, और ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अर्थात मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, इस वेलोसिटी को चेंज करके मैंने लेंथ अपॉन टाइम कर दिया, बस। पहले क्या था, आवेश जो है खुले आसमान में ट्रेवल कर रहा था, अब वह आवेश खुले आसमान में ट्रेवल ना करके एक चालक में प्रवाहित हो रहा है। तो वेलोसिटी को हमने चालक की लंबाई बटे कितना समय लग रहा है उससे रिप्रेजेंट कर दिया, और ये Q बाई T जो होगा वो किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होगा, I इंटू ये क्या हो गया हम लोगों का, L इंटू B, और ये हो गया साइन थीटा। सो फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब इसको ऐसे ले सकते हैं हम, लंबाई की एक दिशा होगी और चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा है, तो इसको वेक्टर फॉर्म पे ऐसे लिखा जा सकता है I L क्रॉस B के रूप में, ये F बराबर। तो एक हमारे पास फॉर्मूला ये भी मिल गया, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो ये दोनों जो सूत्र हैं, चाहे ILB साइन थीटा हो चाहे QVB साइन थीटा हो, ये दोनों सूत्र एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, दोनों सूत्र एक जैसे ही है। अंतर सिर्फ यह है कि इसमें एक खुला आवेश क्या हो रहा है, खुले आसमान में प्रवाहित हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि वही आवेश एक चालक के अंदर प्रवाहित हो रहा है। तो जब चालक के अंदर प्रवाहित होगा तो उस चालक पर यह बल लगेगा, और जब वो केवल आवेश प्रवाहित होगा चालक की अनुपस्थिति में, तो ये बल की हम बात करेंगे। तो गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल ऑब्लिक स्लेश करके इसको ऐसे लिख लीजिए, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। तो ये दोनों चीजें हैं, और ये जो धारावाही चालक पर जो चुंबकीय बल लगता है, यही चुंबकीय बल के कारण ही जितने भी मोटर होते हैं, जितना फैन है, ये सभी रोटेट होते हैं, घूमते हैं। तो इसको हम जब AC मोटर DC मोटर जब हम पढ़ाई करेंगे तब देखेंगे, मगर मूल जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि धारावाही चालक के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको हरे कलर के रेखा से मार्क किया गया है। काले रंग की जो लाइन्स हैं, पैरेलल या समानांतर रेखा, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। और दोनों चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र जिसके कारण पैदा हुआ है, उस सोर्स को वो क्या करेगा, आगे या पीछे हटाएगा। अर्थात उस चालक में बल की अनुभूति होगी, और यदि वो चालक एक सिस्टम पे अरेंज कर दिया जाए तो और उसको मेंटेन किया जाए तो वो रोटेशन के रूप में ले सकता है, जिसके कारण पंखे वगैरह जो चलते हैं ये उसी के सिद्धांत पर आता है। तो हमने तो देख लिया कि गतिमान आवेश पर या धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण आरोपित बल क्या होता है, इसके बारे में बात कर लिया। अब एक बात आता है, बल की दिशा क्या होगी। तो जब हमें बल की दिशा ज्ञात करने की बात आती है, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो किया जाता है। अर्थात आपको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दे दिया गया है,
आपको करंट प्रवाह होने की या धारा प्रवाह होने की दिशा दे दी गई है, तो बल कौन सी दिशा में लगेगा इस चीज को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये जो टॉपिक है ये है बल की दिशा, बल की दिशा। बल की दिशा हम कैसे निकालेंगे? बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? सभी अपने अपने इस प्रकार से लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को उठा के ये 2 उंगलियों को बंद करके रख लेंगे, ये 3 उंगली बस रखेंगे। ये 3 उंगली सभी को दिखाई दे रहा होगा। इसे थंब के नाम से जाना जाता है, अर्थात अंगुष्ठ। इसे प्रथमा कहते हैं, इसे मध्यमा कहते हैं। प्रथमा मतलब 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर, मध्यमा मतलब सेंट्रल फिंगर, मतलब सेंटर फिंगर मतलब कि मध्य का उंगली। अब देखिए 3 प्रकार के हमारे पास क्या है, उंगली हैं। पहला जो है हम लोगों के पास वो है थंब, थंब अर्थात अंगुष्ठ। दूसरा प्रथमा, ये इसको बोला जाता है 4 फिंगर। और तीसरा है सेंटर फिंगर। 4 फिंगर अर्थात हो गया प्रथमा, और सेंटर फिंगर का मतलब हो गया मध्यमा। सी, हमें बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो बल की दिशा ज्ञात करना, इसका मतलब आपको ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी दिशा दी गई है, ये जो करंट प्रवाहित हो रहा है इसकी दिशा आपके पास है, अर्थात आपके पास फील्ड का ज्ञान है, फील्ड की दिशा आपको पता है। करंट जो प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा भी पता है, उसके कारण इस चालक पर कौन सी दिशा में बल लगेगी तो उस बल की दिशा हमें नहीं पता। तो बात को ध्यान देंगे, करंट स्टार्ट होता है सी से, और सी से स्टार्ट होता है सेंटर फिंगर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यदि सेंटर फिंगर हमारे करंट फ्लो को रिप्रेजेंट करे, सी फॉर करंट एंड सी फॉर सेंटर फिंगर, मीन्स यदि मध्यमा या सेंटर फिंगर करंट फ्लो के डायरेक्शन को बताएगा, एवं 4 फिंगर जो है वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र। फील्ड का एफ और 4 फिंगर का एफ दोनों बराबर है। सी फॉर सेंटर फिंगर तो वो रिप्रेजेंट करता है सी फॉर करंट को, एफ से 4 फिंगर तो वो रिप्रेजेंट करता है एफ से फील्ड को। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से होल्ड करें, और इसमें से प्रथम जो 3 उंगलियां हैं अर्थात अंगुष्ठ, प्रथमा और मध्यमा को इस प्रकार से हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है, देखिए कि ये अंगूठा इस उंगली इसके साथ 90 अंश है, ऐसे कर दूंगा तो ये प्रथमा इसके साथ 90 अंश है, और ऐसे कर दूंगा तो ये उंगली इसके साथ 90 अंश है। तो ये तीनों उंगली एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का ये कहना था कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से होल्ड करें कि इसमें तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो यदि सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट करंट फ्लो डायरेक्शन, 4 फिंगर रिप्रेजेंट फील्ड डायरेक्शन, देन थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब से बनता है थ्रस्ट, थंब से क्या बनता है जी, थ्रस्ट। टीएच से थंब, टीएच से थ्रस्ट। थ्रस्ट जो रहता है ये वास्तव में एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। तो याद करने के लिए बहुत आसान है, ये बोला गया यदि सेंटर फिंगर करंट को बताएगा, यदि 4 फिंगर फील्ड को बताएगा, तो थंब अर्थात अंगुष्ठ जो है वो फोर्स के डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये इसके बारे में बताया गया। तो ये बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने इस रूल को देख लिया। अब एक बहुत छोटा सा
पॉइंट है, वेरी इजी वेरी सिंपल सा पॉइंट, वो है यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, और उसका हो सकता है डेफिनेशन भी पूछ दे, यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बी के लिए यूनिट क्या होगा? तो देखिए बी का फार्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो यदि Q का वैल्यू को हमने क्या ले लिया, 1 कूलम ले लिया, वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया, 1 मीटर पर सेकंड ले लिया, और थीटा को हमने क्या ले लिया जी, 90 अंश ले लिया। तो इस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये फोर्स होना चाहिए था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 इंटू 1 इंटू बी इंटू साइन इंटू 90। साइन 90 का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो यहां फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया, बी के बराबर मिल गया। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उस फोर्स के बराबर है, ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उस फोर्स के बराबर है जब 1 कूलम्ब आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से लंबवत दिशा में उस क्षेत्र में प्रवेश करता है। अर्थात यह मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, उस फोर्स के बराबर हो जाता है। और ये F इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, B के बराबर हुआ, ये तो वैल्यू हो गया। और इसका जो यूनिट होता है यही वैल्यू, यही हमारा क्या कहलाता है, टेस्ला कहलाता है। अर्थात जब इसका यूनिट को आप ऐसे निकालेंगे अब, तब ये यूनिट कैसे आप निकाल पाएंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहां से यदि B का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये मिलेगा। F का यूनिट होता है न्यूटन, Q का यूनिट होता है कूलम, V का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब ये कूलम्ब मीटर पर सेकेंड है, तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख लिए न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ याद होगा तो वेलोसिटी का है मीटर प्रति सेकेंड, और कूलम अपॉन सेकेंड क्या हो जाता है, एम्पियर, क्योंकि I बराबर Q अपॉन T होता है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर सेकेंड जो होता है, इसको टेस्ला ने इसके बारे में स्टडी किया था और उसका नाम क्या दिया उसने, टेस्ला दिया। तो SI यूनिट जो है B का, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात B का मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है। और इसका CGS यूनिट जो होगा वो क्या रहता है, ये होता है गॉस, या इसी को हम ओरेस्टेड कहते हैं। अब एक रिलेशन है, 1 टेस्ला जो है वो 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर होता है। यह भी एक रिलेशनशिप है, बहुत छोटा सा। सो हमने यहां इस चीज को फिर देखा कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस और 10 टू द पावर 4 ओरेस्टेड। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लॉरेंज फोर्स को लेकर या बल को लेकर। अब इसी में एक छोटे से पॉइंट को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं कि दो समान धारावाही चालक एक दूसरे के आसपास रखे हों तो उनमें कितना बल लगेगा और बल की दिशा क्या होगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चर्चा है हम इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।